सेल्फ विक्रांत चाई, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन इवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है ये पढ़ाया था। और फिर कल की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से हम लोग ये पहचान सकते हैं कि जो चेंज है वो कैसा होता है, फिजिकल। और बाकी मैंने आपको कुछ वेज बताए थे, कुछ मेथड्स बताए थे, अप्रॉक्स 6 मेथड्स मैंने आपको बताया था, जिससे आप ये जान सकते हैं कि कोई भी चेंज जो होता है वो कैसा होता है, केमिकल चेंज हो जाता है। आज हम इसी तरीके के एक और केमिकल चेंज के बारे में बात करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन वर्ड से शायद आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, जो हम लोग आम भाषा में यूज़ करते हैं। क्या बोलते हैं कि लोहे में क्या लग गया, जंग लग गया। तो ये जो लोहे में जंग लग जाती है वो क्या होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आप बोलते हैं ना कि लोहे में जंग लग गया, वो क्या होता है, रस्ट होता है। क्या होता है, रस्ट। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट जब लॉन्ग टाइम के लिए क्या किया जाता है, एयर के एक्सपोजर में रख दिया जाता है। मीन्स कि कई खुली जगह पे रख दिया जाता है जहाँ पे दो चीज़ें प्रेजेंट हो, एक तो आपका क्या, एयर, एंड सेकेंड मॉइस्चर। जहाँ पे एयर और मॉइस्चर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि जो आपका आयरन मटेरियल होता है या आयरन का ऑब्जेक्ट होता है, उस पर एक ब्राउन कलर का एक फ्लैकी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है। ब्राउन कलर का क्या, फ्लैकी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, फ्लैकी सब्सटेंस। ये ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस क्या होता है, रस्ट होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि लोहे में जंग लग गई है। यानी कभी भी जब आयरन ऑब्जेक्ट या आयरन मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, एक लॉन्ग टाइम के लिए ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे एयर और मॉइस्चर क्या कर सकता है, आयरन ऑब्जेक्ट पे अटैक कर सकता है, तो वो आयरन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, रस्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, जहाँ पे क्या हो, मॉइस्ट एयर हो, मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर दोनों प्रेजेंट हो, अ लार्ज सब्सटेंस विथ अ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस इज ऑब्जर्व ऑन देयर सरफेस, दैट इज कॉल्ड रस्ट। ये रस्ट होता है। यानी ये जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस आप जो देखते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट पे इकट्ठी हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट। और ये जो रस्ट रहती है वो धीरे धीरे आपके आयरन ऑब्जेक्ट से क्या होती है, अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। होता है ना कि लोहे में जंग लग जाती है और लोहा धीरे धीरे क्या होता है, झड़ने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। रस्ट फॉल्स ऑफ द सरफेस एक्सपोजिंग द आयरन बेनेथ। देखिए होता क्या, कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये क्या था, आयरन का ऑब्जेक्ट था। जब इसके ऊपर रस्ट लग जाती है, इसके ऊपर क्या लग गई, रस्ट लग गई, तो इस ऑब्जेक्ट को ये क्या कर देगा, यहाँ से एक्सपोज कर देगा। मीन्स यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे वो खा जाता है। उसके बाद से जो बाकी अंदर का जो बेनेथ मटेरियल था वो भी अब एयर के एक्सपोजर में आ गया, यानी बाहर एयर के कांटेक्ट में आ गया। अब धीरे धीरे रस्टिंग क्या करेगा, उसको भी वहाँ से गायब कर देगा। और इस तरीके से करते करते जो हमारा आयरन का ऑब्जेक्ट है धीरे धीरे क्या होने लगता है, वेस्ट होने लगता है। यानी जो आयरन का मटेरियल है धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। दैट डिस्ट्रॉयज द होल आयरन ऑब्जेक्ट। तो यानी रस्टिंग क्या होती है, द रस्ट फॉल्स ऑफ द सरफेस एक्सपोजिंग द आयरन बेनेथ। रस्ट क्या होती है, वहाँ से सेपरेट हो जाती है, और जो रस्ट जहाँ से सेपरेट होती है उसकी जगह पे जो आयरन का मटेरियल था अब वो एयर के एक्सपोजर में आ चुका है, अब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ चुका है। फिर धीरे धीरे वो भी रस्टिंग होगा, वो भी मटेरियल वहाँ से सेपरेट हो जाएगा। और इस तरीके से रस्टिंग क्या करता है, डिस्ट्रॉयज द होल आयरन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिस्ट्रॉयज द होल, डिस्ट्रॉय द होल आयरन ऑब्जेक्ट। यानी पूरे आयरन ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद से और क्या करता है, देखिए आयरन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। आयरन जो लोहा जो होता है उसको हम लोग आप अपने आसपास देखते हैं, अपने घरों में भी देखते हैं। हमारे घर का जो पूरा स्ट्रक्चर जो होता है, फाउंडेशन जो होता है, इन्हीं आयरन के बड़े बड़े रॉड की हेल्प से ही बनते हैं, ठीक है। जो आयरन के जो लोहे की सरिया होती है उसी के ऊपर सारा हमारा घर जो होता है टिका होता है, ठीक। उसके अलावा जो बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, ठीक, वहाँ पे भी प्योर आयरन का नहीं बट कुछ ना कुछ आयरन के मटेरियल्स का क्या कहता है, यूज़ किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता प्योर आयरन का यूज़, क्योंकि वही प्रॉब्लम है, रस्टिंग की प्रॉब्लम है। आयरन इज अ इंपॉर्टेंट मेटल, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, क्या करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, शिप्स बनाते हैं, ट्रक्स, गेट, बेंचेस, तो बहुत सारे यूजफुल आर्टिकल्स बनाते हैं, ठीक। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे मटेरियल्स जो हमारे किसके बने हुए हैं, आयरन के बने हुए हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, रस्टिंग से आयरन को क्या करें, प्रिवेंट करें। तो होता क्या है कि हर साल बहुत सारे आयरन के ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो रस्टिंग की वजह से क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, रस्टिंग की वजह से यूज़ करने लायक नहीं होते हैं। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो मजबूती होती है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। एवरी ईयर अ लॉट ऑफ मॉनेटरी लॉस अकर्स ड्यू टू द डैमेज ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट बाय रस्टिंग।
यानी क्या होता है, डैमेज होता है किसकी वजह से, रस्टिंग की वजह से, डैमेज द आयरन ऑब्जेक्ट। यानी आयरन ऑब्जेक्ट को भी क्या करता है, इसके मैं आपको बता रहा था कि इससे आपको क्या क्या नुकसान है, ठीक। तो ये क्या करता है, पूरे आयरन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके बाद से क्या करता है, आपके आयरन ऑब्जेक्ट को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, मॉनेटरी लॉस होता है, यानी पैसे का क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, मॉनेटरी लॉस। आप जानते हैं कि आयरन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आयरन का ऑब्जेक्ट जो होता है हमारे लिए बहुत डे टू डे लाइफ से लेके हमारी जो साइकिल होती है, हमारी जो मोटरसाइकिल जो होती है, कार होती है, बस होती है, ठीक, जितने भी ट्रांसपोर्ट के आप जितने भी व्हीकल्स देख रहे हैं, अपने आसपास आप ब्रिजेस देख रहे हैं, अपने घर में विंडोज़ लगी हुई हैं, उसमें जो ग्रिल लगे होते हैं, ठीक, अपने आसपास की चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं जिसपे किसका यूज़ करते हैं, आयरन। बट रस्टिंग की वजह से क्या होता है, वो डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, बहुत सारा मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब मैं आपका इसका एक केमिकल रिएक्शन बताता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली रस्टिंग में होता क्या है, ये जो आपका रस्ट है वो होता क्या है। तो चलिए ध्यान से देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। तो मैंने अभी बताया था कि जब आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन यानी एयर और मॉइस्चर यानी वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बना देता है, रस्ट बना देता है। अब मैं इसका केमिकल रिएक्शन आपको लिख के बताने वाला हूँ। मैंने बताया था आयरन जो होता है आपका क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, रस्ट का, क्या बना देता है, रस्ट। तो आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ऑक्सीजन का O2, वाटर का H2O, और आयरन फेरस ऑक्साइड यानी जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जिसको हम लोग फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, रस्ट का। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आयरन का ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद से क्या बना देता है, फेरस ऑक्साइड और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। X क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है वो फिक्स नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, XH2O। यानी अगर मॉइस्चर कम भी हो तब भी रस्टिंग होती है, मॉइस्चर ज़्यादा हो तब भी रस्टिंग होती है, पर डिपेंड करता है जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतनी ज़्यादा रस्टिंग, जितना कम मॉइस्चर उतनी कम रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम फास्टर इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इंक्रीजेज। यानी ये जो कंटेंट मैंने बताया था, अगर इसको आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन इंक्रीजेज व्हेन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इंक्रीजेज, यानी जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है जब मॉइस्चर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आयरन के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करें, बचाएं ऐसी जगहों से जहाँ पे ऑक्सीजन यानी एयर और वाटर का कांटेक्ट ना हो। अब आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो शिप्स होती है, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है, जो क्या करती है, बड़े बड़े समुद्र में बड़ी बड़ी जहाज़ें जो चलती हैं, ठीक, उसका वो पार्ट जो ज़्यादातर क्या रहता है, वाटर के कांटेक्ट में रहता है, उस पर जल्दी क्या होता है, जल्दी जंग पकड़ लेती है, वो पार्ट क्या होता है, जल्दी रस्ट हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसमें, और वो पार्ट क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है। जो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है वो सॉल्टी वाटर में क्या होते हैं, और अधिक होती है। द पार्ट ऑफ द शिप दैट ऑलवेज रिमेन्स अंडर वाटर, सॉल्टी वाटर, रस्ट फास्टर। यानी जो रस्टिंग होती है वो आपकी रस्टिंग जो होती है वो आपकी सॉल्टी वाटर में क्या होती है, फास्ट होती है, सॉल्टी वाटर में क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। इसका अच्छा सा एग्जांपल है क्या, जो शिप्स होती हैं, जो आपकी पानी वाली जो जहाज होती है वो क्या करती है, उसका वो पार्ट जो निचला हिस्सा आप देखिए जो ज़्यादातर क्या रहता है, पानी के कांटेक्ट में रहता है, उसमें बहुत जल्दी रस्टिंग होती है, और वो वाला पार्ट क्या होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो रस्टिंग होता है हमारे आयरन के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्या कर सकता है, हमको मॉनेटरी लॉस कॉज कर सकता है। तो आखिर कुछ करना पड़ेगा जिससे इन सारी चीज़ों से हम क्या करें, बच जाए। तो हम क्या करेंगे,
प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं रस्टिंग से। तो अगला टॉपिक मैं आपको वही बताने वाला हूँ, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग ऑफ आयरन। तो चलिए ध्यान से देखिए कैसे हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर बचा सकते हैं। चलिए देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हम लोग, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन से कैसे हम अपने आयरन ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, सॉरी किस तरीके से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से। तो सबसे पहला जो तरीका है, बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट किससे, एयर और मॉइस्चर से डायरेक्ट कांटेक्ट को रोक सकते हैं आयरन ऑब्जेक्ट से, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with air and moisture, यानी एयर और मॉइस्चर से अगर डायरेक्ट कांटेक्ट को अगर रोक दिया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आयरन के ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो किस तरीके से आप कांटेक्ट को रोक सकते हैं, तो सबसे पहला तरीका है बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। कई बार आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा कि कई बार जो हमारे जो लोहे के दरवाजे होते हैं, लोहे के जो फाटक होते हैं, ठीक, उसकी कुंडी क्या होती है, फंस जाती है। जब कई बार क्या होता है, उसको खोलने में बंद करने में बहुत आवाज़ होने लगती है या बहुत स्मूथली वो रन नहीं करता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्रीस या ऑयल डाल देते हैं। ये ग्रीस या ऑयल क्या करता है, जो आपकी जो रस्टिंग होती है ना आयरन की, उसको प्रिवेंट कर देता है। यानी उतने दूर जब ग्रीस या ऑयल का क्या होता है, एक लेयर चढ़ जाती है आपके आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे, तब वहाँ पे रस्टिंग नहीं होती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है ना उसको खोलने और बंद करने में, जो आपका आयरन का ऑब्जेक्ट, आयरन का मटेरियल, जो कुंडी जो उसकी होती है फंस जाती है, वो इसी रस्ट की वजह से होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस और ऑयल का यूज़ कर लेते हैं। एक तो वो क्या करता है, उसको स्मूथ कर देता है और जो रस्ट है वहाँ से उसको रिमूव कर देगा, और बाकी फिर उसके बाद से ग्रीस और ऑयल आप लगाने के बाद, सप्लाई करने के बाद से वहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी। तो सिंपल सा क्या करते हैं हम लोग, ग्रीस या ऑयल को क्या करते हैं, एक्सपोज्ड पार्ट पे क्या करते हैं, वहाँ पे लगा देते हैं, जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद से और क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग। देखिए गैल्वेनाइजिंग, या फिर इसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, आयरन के ऊपर किसी और मेटल की क्या करते हैं, एक थिक कोटिंग कर देते हैं या फिर एक थिन कोटिंग कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा मेटल होता है जिसके ऊपर एयर और मॉइस्चर का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, यानी उसमें रस्टिंग नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, अपने आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे क्या करते हैं, एक लेयर की कोटिंग कर देते हैं उस मेटल की जिसके ऊपर एयर और मॉइस्चर का कोई असर नहीं होता है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक, इस पर किस मेटल का यूज़ करते हैं हम लोग, क्रोमियम और जिंक, क्रोमियम और जिंक। तो क्रोमियम या जिंक का क्या करते हैं, एक लेयरिंग कर देते हैं, किसके ऊपर, आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक। इट इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स बाय इलेक्ट्रोलिटिकली, यानी इलेक्ट्रोलिटिकली हम लोग क्या करते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किसी दूसरे मेटल जैसे कि क्रोमियम या जिंक का क्या करते हैं, एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं जिससे हमारा आयरन ऑब्जेक्ट रस्ट ना हो। और इसके बाद से मैंने बताया था कि कैसे हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट से यानी बचा सकते हैं। इसी में एक और है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सेम वही काम जैसे आपने क्या किया गैल्वेनाइजेशन में किया था, सेम वही काम हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। अब क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स विथ मेटल्स विच आर नॉट अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, यानी आयरन के ऑब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से क्या करते हैं, एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं उनके आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिसपे किसी भी मॉइस्चर, किसी भी एयर का कोई फर्क ना पड़ता हो।
द शाइनिंग पार्ट ऑफ द साइकिल, जो आपके साइकिल का जो शाइनिंग पार्ट होता है ना, उसको आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा, वो भी क्या होता है, आयरन का ही बना होता है, पर इतना शाइन कर रहा होता है, उसमें कभी रस्ट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या की गई रहती है, क्रोमियम की एक कोटिंग की गई रहती है, ताकि उसको हम लोग क्या कर सके, रस्टिंग से बचा सके। अब हमारा जो सेकेंड मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, आयरन के ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से बचा सकते हैं, वो हमारा क्या है, बाई एलॉइंग। बाई एलॉइंग। अब देखिए एलॉइंग क्या करते हैं, मैंने अभी बताया था कि जो ब्रिजेस होते हैं वो प्योर आयरन ऑब्जेक्ट्स के नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो प्योर आयरन ऑब्जेक्ट्स का आपने अगर यूज़ किया था ब्रिजेस को बनाने के लिए, तो आयरन के ऑब्जेक्ट्स में क्या होगी, रस्टिंग होगी, और रस्टिंग होगी तो धीरे धीरे उसकी मजबूती खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे जो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, टेंसिलिटी कम हो जाती है। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, प्योर आयरन का नहीं यूज़ करते हैं। किस आयरन का यूज़ करते हैं? ऐसे आयरन का यूज़ करते हैं जिसमें किसी दूसरे मेटल का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ऐसे मेटल्स का मिक्सचर जो जल्दी क्या होते हैं, जिसपे रस्टिंग नहीं हो सकती है, जिसपे रस्टिंग होती ही नहीं है, उन मेटल्स को क्या करते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल में क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। व्हेन मिक्स्ड विद सर्टेन कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स, आयरन फॉर्म्स अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज जो होते हैं आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। ये आपका मेटल मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, मेटल नॉन मेटल्स का भी मिक्सचर होता है, ठीक। और इससे क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसा मटेरियल बना लेते हैं जिसमें कुछ पार्ट किसका होता है, आयरन का होता है, और कुछ पार्ट ऐसे मेटल्स या नॉन मेटल्स का होगा जो क्या होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जिसपे कोरोजन नहीं हो सकता है, जिसमें रस्टिंग नहीं हो सकती है, ठीक। ऐसा एक एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो होता है आपका क्या होता है, एक तरह का अलॉय होता है, किसका, आयरन, निकल और क्रोमियम का। यानी जब हम आयरन, निकल और क्रोमियम, आयरन, निकल और क्रोमियम, इन तीनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। और आपको पता भी है कि स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग नहीं होती है, कोरोजन नहीं होती है। तो आज क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा रस्टिंग ऑफ आयरन, कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, ठीक। उसके बाद से मैंने आपको उसका केमिकल रिएक्शन बताया था। फिर मैंने बात किया प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी किस तरीके से हम आयरन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग में। सबसे पहले मैंने बताया कि बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर, यानी एयर और मॉइस्चर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अगर रोक दिया जाए तो हमारा जो आयरन का ऑब्जेक्ट है उसमें रस्टिंग नहीं होगी। आप ये किस तरीके से कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, ग्रीस या ऑयल का क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे डायरेक्ट एक्सपोजर जो होगा वो आयरन का एयर में और मॉइस्चर में नहीं होगा। दूसरा मैंने बताया था गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक किसी दूसरे नॉन रेजिस्टेंट, नॉन कोरोजन रेजिस्टेंट या जो आपका रस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है उसका क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, जैसे क्रोमियम या फिर जिंक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिकली। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, इस पर भी वही करते हैं कि किसी दूसरे ऐसे कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल या नॉन मेटल का क्या करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। फिर मैंने बताया अलॉइंग, यानी आयरन के मटेरियल के साथ क्या करें, हम किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल को मिक्स कर दें, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और जो स्ट्रांगनेस, जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी बनी रहे और वो रस्टिंग से क्या हो जाए, बच जाए। अब इसके बाद से इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक बचा हुआ है, आई थिंक एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन तो इसको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, और जो भी इसके साथ जो भी बाकी की चीज़ें होंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पढ़ के अच्छा लगा होगा। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।